हेलो बच्चों, जेई नीट यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम फिज़िक्स का पहला लेक्चर डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम लोग एक मैथमेटिकल टूल्स नाम का जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैथमेटिकल टूल्स ये एक टॉपिक नहीं है, बेसिकली ये एक टूल ही है। टूल जो हमें हेल्प करते हैं किसी भी ड्राइवर मतलब किसी भी स्क्रू को ओपन करने के लिए। जैसे कोई भी स्क्रू ड्राइवर होता है, वो क्या करता है, किसी स्क्रू को ओपन करने के लिए आपकी हेल्प करता है। जिस काम को आप हाथ से नहीं कर सकते उसमें आपकी हेल्प कौन करता है? स्क्रू ड्राइवर। तो उसी तरह फिज़िक्स के अंदर कुछ आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको समझने के लिए हमें मैथ्स का आना ज़रूरी है। उसके लिए सबसे पहले ये ज़ीरो यूनिट बोलते हैं इसको, समटाइम्स किताबों में भी लिखा मिलेगा आपको, कुछ किताबों में, जिसको ज़ीरो यूनिट के नाम से जाना जाता है। तो उसको हम मैथमेटिकल टूल्स बोलते हैं। काफ़ी तर मैंने देखा है जो बच्चे हैं वो मैथमेटिकल टूल्स को बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं देते। इसमें नुकसान क्या है? जब वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब कोई भी टीचर आपको क्वेश्चन देगा तो उस क्वेश्चन के अंदर आपको यही नहीं पता होगा उसको सॉल्व कैसे करना है, उसको समझना कैसे है। तो उसमें जो बच्चा मैथमेटिकल टूल्स को स्ट्रॉन्ग कर लेता है उसके बाद उसके लिए वो क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं रहती, वो इजीली सॉल्व हो जाता है। हाँ, बट प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो कहने का मतलब है प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या चाहिए? टूल भी तो चाहिए ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर अलजेब्रा से। ये बेसिक 10th में पढ़े हुए फॉर्मूलाज हैं, आपने सब पढ़े हुए हैं। सिर्फ एक बार हम इसका जल्दी से एक रिव्यू ले लेंगे। तो सबसे पहले हमारा एक आइडेंटिटी है इसके अंदर a प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और नेक्स्ट है इसके अंदर क्यूब से रिलेटेड a प्लस बी का क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। उसके बाद a माइनस बी का क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सबसे ज़्यादा यूज होने वाली आइडेंटिटी ये है, ये है और ये है। ये वाली बहुत कम यूज़ होती हैं बट फिर भी हमें इसे ध्यान में रखना है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली आइडेंटिटी ये वाली है, a प्लस बी और a माइनस बी। अच्छे से इसको ध्यान रखना, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको इसको एक्सप्लेन करना आएगा कि मतलब कहाँ पे किसको कैसे लगाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके अंदर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म रहती है जिसमें हम लोग ए बी सी तीन वेरिएबल लेते हैं इसके अंदर। ए बी सी, सॉरी कॉन्स्टेंट नॉट वेरिएबल्स, ए बी सी आर द कॉन्स्टेंट। और एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी क्या होती है? एक फॉर्म होती है। अब इसके अंदर जो ए और बी और सी होते हैं ये कॉफिशिएंट होते हैं। ए किसका होता है? एक्स स्क्वायर का, बी किसका होता है? एक्स का, और सी किसका होता है? कॉन्स्टेंट होता है सी, ठीक है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अब आपने इसको देखो 10th में सॉल्व किया है, फैक्टराइजेशन मेथड जो रहता है उसको, उससे आपने इनके फैक्टर्स निकाले हैं कि x के 2 फैक्टर निकलेंगे, ठीक है। अब समटाइम्स क्या होता है, फैक्टर्स नहीं बनते तो हम क्या करते हैं, उसमें एक ये x वाला एक फॉर्मूला होता है जो रूट निकालने में हमारी हेल्प करता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इस फॉर्मूला को आपको अच्छे से याद करना है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया गया है, एक एग्जांपल लिया गया है। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -2 है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को देखो, जहाँ जहाँ पे b है वहाँ पे आप 1 पुट कर दोगे, जहाँ पे a है वहाँ 1 पुट कर दोगे, जहाँ c है वहाँ -2 पुट कर दोगे, ठीक है। जब आप इसको पुट करोगे तो आप इसको सोल्व करते हो यहाँ तक आओगे। इसको सोल्व करने के बाद आपको यहाँ पे वैल्यूज़ मिलेंगी, माइनस का 1 प्लस माइनस 3/2। अब यहाँ पे प्लस माइनस है, एक बार आप -1 प्लस 3/2 ले लोगे, एक बार आप -1 और -3/2 ले लोगे। इससे आपके दो आंसर जनरेट होंगे, उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई, -2 एंड 1, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है इसके अंदर बाइनोमियल थ्योरम। ये बच्चों नई टर्म है आपके लिए, ठीक है, एक न्यू टर्म है। ये क्या करती है, जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती है उनको सॉल्व कर देती है। जैसे मान लो इसके अंदर ये फॉर्मूला है, जैसे 1 + x रेज़ टू द पावर n। तो यहाँ पे n जो है हमारे पास वो पावर है। अब देखो इसको अगर हम ओपन करते हैं तो हमारे पास ये आ गया 1 + nx, एक टर्म ये आ गई और ये इन्फिनिटी तक चलेगी। और दूसरा क्या है, n पावर में से एक माइनस कर दो और अपॉन में 2 फैक्टोरियल, फिर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर पावर में से 2 माइनस कर दो, उसके बाद 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, उसके बाद एक्स क्यूब आ जाएगा। ये चलता जाएगा बच्चों, आपको ये फॉर्मूले को ध्यान रखना है। अब हमें जो यूज़ करना है
हमारे पास जो मैक्सिमम यूज़ रहता है +1 के अंदर इसका, वो रहता है जैसे 1 + x⁴n है, तो 1 + nx हमें ज़्यादातर ये वाला फॉर्मूला ही यूज़ करना है, इतना ही, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं हम इसको। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है, अब ये फॉर्मूला वैलिड कब होगा, जब आपके पास ये जो x है, x की वैल्यू वो होगी <1। इसको याद रखना है आपको। अगर x की वैल्यू <1 नहीं है तो आपको ये पूरा ओपन करना पड़ेगा। अगर x की वैल्यू <1 है तो आपको यहीं तक छोड़ देना है। समझ में आ गया? अब मैं इसको आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। अब जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे ग्रेविटी दी हुई है, g' (g r² अपॉन में r + h²। आपको क्या निकालना है? आपको g की वैल्यू निकालनी है, मतलब g' निकालना है। ये क्वेश्चन बच्चों दरअसल आपको सिर्फ एक बार ना समझना है, समझना इन द सेंस कि फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। इसका कंसेप्ट जो है वो क्लास 11th के अंदर हम लोग मतलब इसी साल जब हम ग्रेविटेशन चैप्टर करेंगे वहाँ पे पढ़ेंगे। मैं तुम्हें एक बार ना इसकी सिचुएशंस बता देता हूँ क्या है। ये अर्थ का रेडियस है r, हम अर्थ पे यहाँ खड़े हैं मान लो। अगर हम मान लो थोड़ा सा ऊंचाई पे चले जाते हैं, यहाँ पे कितना ऊंचा, मान लो 500 किलोमीटर ऊंचा चले गए, ठीक है, 500 किलोमीटर ऊंचा चले गए। अब हमारी अर्थ का रेडियस कितना होता है? 6400 किलोमीटर होता है। अब बच्चों ये तो आपको पता ही है कि सरफेस पे ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होती है, 9.8 होती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो ग्रेविटी कम होती है, जैसे स्पेस में उड़ने लगते हैं ना। अब वैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाते हैं तब भी ग्रेविटी की वैल्यू कम होने लगती है। तो दोनों ही केसेस में कम होती है। हमें क्या करना है, यहाँ पे ग्रेविटी निकालनी है जिसमें 500 की बजाय ना h दिया हुआ है। अब देखो हाइट कितनी है, 500 किलोमीटर, अर्थ का रेडियस कितना है, 6400 किलोमीटर। अगर हम कंपैरिजन करें तो 500 किलोमीटर छोटा है ना इससे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है h इज <r। समझ में आ गया? ये क्यों दिया गया है? क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो <1 है। वो कैसे पता लगा? अगर मैं 500 बटा में 6400 कर दूं 6400 तो ये वैल्यू 1 से कम आएगी। मतलब वी आर एबल टू अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम 1 + nx। समझ में आ गया? अब हम इसको लगाते हैं, ठीक है बच्चों। अब g' की वैल्यू देखोगे फॉर्मूले के अंदर तो नीचे से ना r को कॉमन ले लिया गया है, r का स्क्वायर। तो r का स्क्वायर जब आप कॉमन लेते हो तो कितना बचता है, 1 + h/r का स्क्वायर। समझ में आ गया? तो जहाँ पे h के पास r नहीं है ना तो वो नीचे चला जाएगा अपोन में। अब इस चीज़ को ना r² से r² कैंसिल कर रखा है। अब इसको आप ऊपर ले जाओ, ये न्यूमिनेटर में जब जाएगा तो -2 हो जाएगी ना, ठीक है। अब देखो, अब ये वाला यहाँ पे 1 है, ये x हो गया। अगर हम इसको फॉर्मूला से मैच करें तो n की वैल्यू जो पावर है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है ना, इसका मतलब -2 जो है वो h के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, g' = 1 - 2h/r इंटू ग्रेविटी। समझ में आ गया? उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर हम पढ़ते हैं ग्राफ। तो ग्राफ क्या कहता है बच्चों? ग्राफ बेसिकली होता क्या है, ग्राफ ना किसी भी टॉपिक को आप लोग पिक्टोरियली शो करना चाहते हो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफ बोलते हैं। समझ में आ गया? किसी भी टॉपिक को, जैसे मान लो आपने क्लास 10th के अंदर ओम्स लॉ पढ़ा था, ठीक है, रिसेंटली पढ़ा होगा आपने ओम्स लॉ। तो उसमें आपको याद है आपने वी ग्राफ बनाया था, ठीक है। वी ग्राफ आपको क्या देता है, स्लोप देता है। स्लोप में क्या बताता है, रेजिस्टेंस बताता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे आपने ये चीज़ पढ़ी है ना स्लोप, तो वही चीज़ हम पढ़ेंगे अब पहले नंबर पे, स्लोप। क्लियर है बच्चों? तो स्लोप क्या कहता है बच्चों? स्लोप ना हमें स्टीपनेस देता है, मतलब स्टीपनेस ऑफ द कर्व। स्लोप ऐसे बताता है किसी भी लाइन का स्टीपनेस कितना है। तो कहने का मतलब क्या है, बेसिकली जब पहले ग्राफ को अगर मैं देखें तो ग्राफ नंबर 1, स्लोप नंबर 1, थीटा की वैल्यू क्या है इसके अंदर, <1 है। ये देखो ये बना हुआ है। अब ये वाला ग्राफ बिल्कुल ओम्स लॉ जैसा है ना, तो ये हमें यहाँ पे y और x के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना सिखाता है। तो यहाँ पे ये थीटा की वैल्यू <90 है, तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव स्लोप हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू पॉजिटिव होती थी, ऐसे ये वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव देगी। आप इससे सिमिलर मैच करा के देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा, अगर ग्राफ की वैल्यू <90 है तो क्या होगा, एंगल <90, ये देखो <90 है, ये क्या होगा आपके पास, नेगेटिव स्लोप होगा। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है, ये ओरिजिन होता है। अगर लाइन आपके ओरिजिन से पास हो रही है, ध्यान से सुनना, अगर लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, y = mx। इस बात को ध्यान रखना। y क्या है, आपके पास एक कोऑर्डिनेट है
और m यहाँ पे क्या है, स्लोप है। m स्लोप बताता है ना, आपने पढ़ा होगा m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ठीक है, याद है ना ये चीज़, 10th में पढ़ा है आपने, ये अब रिसेंटली पढ़ा है। ठीक है, बस यही चीज़ हम इसे ना ग्राफ में पढ़ रहे हैं। उसके बाद दूसरी इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे c क्या होता है, c यहाँ पे इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, इंटरसेप्ट का मतलब कि जो लाइन है पिछले वाले ग्राफ में तो कहीं पे कट नहीं कर रही, सिर्फ सेंटर से पास हो रही है। अब इन वाले ग्राफ में देखो, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 में ये y पे भी कट रही है, x पे भी कट रही है, y पे भी कट कर रही है, x पे भी कट कर रही है, यहाँ भी कट कर रही है, यहाँ भी कट कर रही है। तो यहाँ पे ना आपको ये जानना है जहाँ पे कट कर रही है वो ग्राफ क्या बता रहा है आपको। ठीक है, क्या बता रहा है अभी बताता हूँ, देखो कैसे समझते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे ये जो एंगल है इसका लेस देन 90 है ना, तो स्लोप तो आपका पॉजिटिव रहेगा। समझ में आ गया, ग्राफ क्या है आपका, स्लोप क्या है, पॉजिटिव। क्लियर है। अच्छा, और इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, वाई एक्सिस में कहाँ कट कर रही है, प्लस वाई में कर रही है ना, तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप भी पॉजिटिव, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव। स्लोप कैसे पता लगता है, एंगल से पता लगता है। और इंटरसेप्ट का मतलब वाई एक्सिस में कहाँ पे कट कर रहा है, पॉजिटिव वाई में कर रहा है या नेगेटिव वाई में कर रहा है। अब ग्राफ नंबर 2 में देखो आप, स्लोप की वैल्यू मोर देन 90 है, तो स्लोप कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। और इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव है। देखो यहाँ पे पॉजिटिव पे कट कर रहा है। सेम यहाँ पे ये नेगेटिव इंटरसेप्ट हो गया और स्लोप आपका पॉजिटिव हो गया। समझ में आ गया। तो इक्वेशन आपको याद रखनी है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। क्या रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है स्लोप को, और वो लाइन सेंटर से पास ना हो करके y और x एक्सिस पे कट करती हुई जाती है। क्लियर है। फिर आता है इसके अंदर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये ग्राफ कौन सा होता है, ये ग्राफ बच्चों एक कर्व जैसा होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अगर y की वैल्यू प्लस की 2/x है तो पहला और तीसरा इस क्वाड्रेंट के अंदर हमें हाइपरबोला बनाना है। अगर y की वैल्यू नेगेटिव 4/x है तो सेकंड और फोर्थ में बनाना होगा। समझ में आ गया, ये रिप्रेजेंटेशन होती है। क्लियर है। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x, तो कॉन्स्टेंट ओपन करोगे तो 2/x हो जाएगा ना, तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव किस में रिप्रेजेंट करेगा आपको, पहले में और तीसरे में। और नेगेटिव वाला हाइपरबोला किस में जाएगा, दूसरे में और चौथे में। इसको याद रखना है आपको। समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट है इसके अंदर पैराबोला। पैराबोला क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास एक पाथ होता है। जब हम आगे जा करके प्रोजेक्टाइल वगैरह करेंगे ना, प्रोजेक्टाइल पाथ, या किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल जाएगा, आगे की बातें हैं थोड़ा समझ में कम आएंगी, तो बस एक बार सुन लेना, जब आगे हम वो टॉपिक्स करेंगे तो मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा। तो पैराबोला क्या रहता है, ये आपका एक शेप होता है कि ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कैसा है। ठीक है, तो इसमें एक ओरिजिन से पास हो रहा है। यहाँ देखो ओरिजिन से एक, जैसे मैंने ये बाउल सा बना दिया, यहाँ पे भी ये बना दिया, ओपन मुंह इसका इधर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये y की तरफ ओपन है तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, और अगर ये x की तरफ ओपन है तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर। इसको याद रखना है आपको। समझ में आ गया। y पहले है तो y में ओपन कर देना, ठीक है, और x पहले है तो x में ओपन कर देना, और ये दोनों के दोनों क्या हैं आपके, पॉजिटिव हैं। समझ में आ गया। तो इसकी इक्वेशन याद रखना, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर। क्लियर है। उसके बाद दूसरा इसके अंदर आता है एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। जब हम लोग कभी भी आगे जा कर के करंट के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, कोई कैपेसिटर है वो चार्ज हो रहा है तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, तो उनके ग्राफ जो बनते हैं वो एक्सपोनेंशियली बनते हैं। तो एक्सपोनेंशियली जब ग्राफ बनेगा तो वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग होता है और डिक्रीजिंग होता है। एक्सपोनेंशियल मतलब ई की पावर के अंदर। इंक्रीजिंग ग्राफ के अंदर आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, वाई एक्सिस, ठीक है, ए कोई भी आपके पास यहाँ पे नंबर हो सकता है, मतलब वोल्टेज हो सकता है, कैपेसिटेंस हो सकती है, ठीक है, और 1 माइनस ई एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंट, और ई रेज़ टू द पावर माइनस का के एक्स। आपको ये इक्वेशन याद रखनी है। एक्सपेरिमेंटल डेटा है, आपको हर एक क्वेश्चन का याद करवाया जाएगा कि चार्ज की इक्वेशन ये होती है, करंट की इक्वेशन ये होती है, ठीक है। इंक्रीजिंग के अंदर आप कैसे बनाओगे इसको, इस तरह से बना दोगे। क्लियर है। तो यहाँ पे जब इक्वेशन में मैंने यहाँ पे दिया हुआ है y की वैल्यू जब 0 होगी, तो जब यहाँ y की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी जब आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे, ठीक है, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, हर चीज़ 0 हो जाएगी ना।
अच्छा, तो और y की वैल्यू अगर a होती है, यहाँ पे y की वैल्यू a पुट कर दें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, या जब आप इसको पुट करोगे तो यही आएगा, आपको ये याद रखना है। क्लियर। उसके बाद दूसरा क्या है इसके अंदर, डिक्रीजिंग ग्राफ। डिक्रीजिंग क्या होता है, ऐसे घटना, एक्सपोनेंशियली घटना इसको ऐसे बोलते हैं। तो इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू ए ई रेस टू द पावर माइनस के एक्स। याद रखना, जिसमें 1 माइनस ई रेस टू द पावर के एक्स है वो क्या है, इंक्रीज का। जिसमें कुछ भी नहीं है वो क्या है, डिक्रीज का। तो यहाँ पे y अगर a है, x की वैल्यू 0 है, y अगर 0 है तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, या आप निकाल के बताना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। समझ में आ गया। इससे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करने को मिलेगी, ये वाली वैल्यू भी आप कैलकुलेट करके देखना कैसे आई। और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसके नोट्स जो मैं आपने देख रहे हैं सारे के सारे, ये मैं साथ साथ लिंक करता रहूँगा, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसके प्रिंट ज़रूर निकाल लेना। ठीक है, या इसको नोट करते रहना। अगर नोट्स अगर PDF निकालोगे इसका, तो इसका प्रिंट ज़रूर निकालना, क्योंकि जितना हो सके हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए प्रैक्टिस करते टाइम। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करना चैनल को, इसे लाइक करना और इसे शेयर करना, जितना हो सके इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना। थैंक यू सो मच बच्चों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ कुछ नई बातों के साथ। बाय बाय।